जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज डे 37 है, जो कि आज के दिन ही 27 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक टेस्ट को कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2025 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितनी बजट राशि समर्पित किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो गिग वर्कर्स थे ना, उनके हेल्थ की सेवाओं के लिए 2025 का जो बजट आया था फरवरी में, तो उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की करते हैं तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत होती है 2018 रांची झारखंड में। तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पे रट जाने हैं। पहला यहाँ पे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त राशि कितनी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त राशि कितना दिया गया है बजट में, तो 90,000 करोड़ दिया गया है। ठीक है। बात अगर हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करते हैं तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसे शुरू किया गया था फरवरी 2019 में गोरखपुर से, और इसी के तहत जो है 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है 3 किस्तों में, और ये 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त आवंटन क्या है। देखिए, बजट 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कितना पैसा दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया गया है। बात अगर हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की करते हैं तो इसको शुरू किया गया था 2014 में, कहीं कहीं पे तो 2013 भी रहता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2005 में किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे रट जाइएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2025 में मनरेगा अधिनियम के लिए आवंटित राशि क्या है। देखिए, अभी हाल ही में 2025 का जो बजट था ना, उसमें मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग मनरेगा की करते हैं तो 2005 का जो अधिनियम था ना, उसके द्वारा 2006 में इसे शुरू किया गया था। उस समय मनरेगा को नरेगा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके तहत 100 दिन का काम दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है। 2025 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसके लिए आवंटित राशि किया गया है 70,000 करोड़, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसे शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के क्षेत्र में अर्बन के लिए कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो ध्यान रखिएगा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। इसमें उद्देश्य रखा गया था कि 2022 तक शहर के जो गरीब तबके जो लोग होंगे ना, उनको हम लोग आवास प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में, तो इसे ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2016 को इसे शुरू किया गया था। इसका भी उद्देश्य रखा गया है कि 2022 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे घर नहीं होंगे उनको घर दिया जाएगा। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ध्यान रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ये जो योजना है ना दोस्तों, वो इंदिरा गांधी जो आवास योजना थी ना, उसके जगह पे इस योजना को लाया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कागज रहित बजट कब प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2021-22 में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार 8 बार बजट पेश किया गया है इस बार, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग बजट की करते हैं ना, तो बजट ध्यान रखिएगा कि बजट का वर्णन आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 में है। आर्टिकल 112 में जो बजट का प्रावधान है ना, वो केंद्र के संदर्भ में है, और वहीं आर्टिकल 202 में राज्य के संदर्भ में बजट का प्रावधान किया गया। वैसे बजट का शब्द जो है ना, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन बजट कब प्रस्तुत किया गया। देखिए भारत का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था 2020 में, और ये भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही किया गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था। देखिए भारत में सबसे पहला बजट पेश किया गया था 1960 में जेम्स विल्सन के द्वारा, इसीलिए उनको भारत में बजट का पिता भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट कब पेश किया गया। जब भारत आज़ाद होता है ना, तो उसके बाद पहला बजट पेश किया जाता है 26 नवंबर 1947 को, और ये आर.के. शनमुखम चिट्टी के द्वारा पेश किया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बजट जो कि गणतंत्र बजट था वो कब पेश किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गणतंत्र बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये जॉन मथाई के द्वारा ही पेश किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट आपको बजट से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में लॉन्च किए गए 6 वर्षीय आत्मनिर्भर मिशन का फोकस किन दालों पे है। देखिए अभी हाल ही जो बजट पेश किया गया था ना, उसमें एक आत्मनिर्भर मिशन चलाया गया है, वो भी दाल को लेके, और वो 6 साल तक का ये मिशन चलाया गया है। इसमें प्रमुख दाल रखा गया है तुअर को, उड़द को और मसूर को। तुअर को आप लोग अरहर भी कह सकते हो, तो ये 3 दाल को यहाँ पे रखा गया है, तो आप लोग तो इसे रट लीजिएगा। तो 2025-26 में इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किया गया है, और इसमें उद्देश्य रखा गया है ना कि 2029 तक जितने भी दाल का हम लोग बाहर से आयात करते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देंगे। वैसे भारत जो है ना, वो दाल के उत्पादन और खपत में पहले स्थान पे है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग टॉप राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। टोटल भारत का 22% दाल तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, राजस्थान, यूपी, उसके बाद कर्नाटक। तो टॉप 5 स्टेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि एमएसपी के तहत जो है ना, वो 22 प्रकार के फसलों को रखा गया है। तो एमएसपी में 5 प्रकार के दाल को रखा गया है। पहला तो चना हो जाएगा, दूसरा मसूर, तीसरा तूर हो जाएगा, चौथा मूंग और 5वां उड़द हो जाएगा। तो ये 5 दाल को एमएसपी के तहत भी रखा गया है। तो दाल के संदर्भ में आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2025 में सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट दिया गया था। वहीं पे अगर बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 में शिक्षा के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया था। तो 2025 में शिक्षा के विकास के लिए इतना धन आवंटित किया गया था, जो कि पिछले बजट का 6.2% से भी ज़्यादा था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 बजट में पूर्वोत्तर विकास के लिए कितना धन का आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 10,000 करोड़ यहाँ पे धन को आवंटित किया गया है पूर्वोत्तर विकास के लिए। नेक्स्ट है कि पूर्वोदय योजना किस बजट के दौरान शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2024 के बजट के दौरान ही पूर्वोदय योजना को शुरू किया गया था, और पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्यों को शामिल किया गया है। पहला तो बिहार ध्यान रखिएगा, दूसरा झारखंड ध्यान रखिएगा, तीसरा ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा, चौथा आप उड़ीसा ध्यान रखिएगा, और 5वां आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025 में किस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी सेवा के जो ढांचा है ना, उसमें सुधार करने का है। तो ग्रामीण डिजिटल योजना इस बार लाया गया है। उसका उद्देश्य रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल बुनियादी है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2026 तक रखा गया है। और पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था। तो 2021-22 में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बजट में कितने रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। तो बेहतर कनेक्टिविटी हो सके इसीलिए बजट में 10 कॉरिडोर की घोषणा किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन रेलवे किसे घोषित किया गया था। ये घोषित किया गया था 2016 में रामेश्वरम से जो मदुरई चलाया गया था ना, उसको घोषित किया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। रेलवे द्वारा कार्बन मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 2030 यहाँ पे हो जाएगा, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। वहीं पे भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, और बिहार सरकार का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 कम उत्पादक वाले जिलों में 1.75 करोड़ किसानों के समर्थन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को चलाया गया है, और इसमें 1.75 लाख जो किसान होंगे ना, वो यहाँ पे लाभान्वित होंगे, और ये 100 जिलों में चलाया गया है,
तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीसी के तहत लोन राशि कितनी बढ़ाई गई है। तो पहले 3 लाख हुआ करता था, अब 5 लाख यहाँ पे कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिहार में किया जाएगा, और बिहार जो है ना वो टोटल भारत का 85 से लेकर 90% तक का मखाना ये अकेले उत्पादन करता है, और इसमें भी 70% से ज़्यादा जो है ना मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना का उत्पादन किया जाता है। तो मखाना से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पटना में किया जाएगा, और ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किया जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि संशोधित उड़ान योजना कितने नए गंतव्य से जुड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा 120 गंतव्य तक इसको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने संबंधी उद्देश्य किस विधेयक से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जन विश्वास विधेयक 2.0 से ये जुड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नारी बंधन विधेयक कब पेश किया गया था। तो ये 2024 में पेश किया गया था, और इसमें बताया गया था कि महिलाओं को यहाँ पे लोकसभा में और जो विधानसभा है ना वहाँ पे 33% तक का आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा 33% का जो आरक्षण है ना वो बिहार का जो बजट पेश किया गया था, तो वहाँ पे पथ परिवहन में महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण दिया गया था। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि दलहन में आत्मनिर्भर मिशन कितने वर्ष के लिए योजनाबद्ध किया गया है। तो 6 साल के लिए किया गया है, और इसमें 3 प्रकार के दलहन को रखा गया है, मूंग को रखा गया है, तुअर को रखा गया है और मसूर को रखा गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो देखिए जल जीवन मिशन को 2028 तक इससे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले तो बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो इसकी शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था। इसी मिशन के तहत एक प्रोग्राम चलाया जाता है, हर घर जल प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें टॉप स्थान पे कौन है, तो गोवा हो जाएगा, और टॉप जिला इसका बुरहानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में टॉप राज्य और टॉप जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा गोवा और बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का है। वहीं पे अगर सोमा जिला पूछा जाएगा तो ये चंबा हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिवीजन सीरीज है जो कि पिछले टेस्ट का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे शिक्षा और महिला को प्राथमिकता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में बिहार के किस जिले में महिला हाट खोले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा पटना में महिला हाट खोला जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल जिम का भी खोलने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि 2025 बजट के तहत राज्य पथ निगम में महिला आरक्षण का क्या होगा। तो यहाँ पे महिलाओं को 33% तक का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2024-25 और 25-26 में बजट का राशि का कुल अंतर कितना है। तो ध्यान रखिएगा 2024-25 में बजट का आकार था 2.78 लाख, वहीं पे 2025 में रखा गया है 3.17 लाख। तो इसका टोटल जो अंतर है ना वो 3816 करोड़ हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी आपका रिवीजन सीरीज का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा 3.8% का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान क्या होगा। तो 2026 में तो 6.8% होगा, और 2025 में कहा गया कि हम लोग 6.4 से लेकर 6.5% तक का यहाँ पे रखेंगे जीडीपी का। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि दूरसंचार और सेवा में भारत का स्थान कितने नंबर का है। तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के 2 मिशन को यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया है, पहला गगनयान मिशन को और दूसरा चंद्रयान 4 मिशन को। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों ये रिवीजन सीरीज का है जो कि पिछले टेस्ट में मैंने आपको कवर करवाया है। तो अगर आप लोग वो टेस्ट को नहीं देखें तो जाके उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी डिटेल्स में कवर करवाया है। तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से किस योजना में मौलिक बदलाव किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में यहाँ पे मौलिक चेंज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल आपूर्ति सेवाएं मिली है। तो ध्यान रखिएगा ये 12 करोड़ परिवार को दिया गया है यहाँ पे ये आपूर्ति। और जल जीवन मिशन को अभी हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और इसको शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को लाल किले से। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी रिवीजन सीरीज का ही हिस्सा है, तो पिछला टेस्ट तो आपको देख लेना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।
इसका पहला क्वेश्चन है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो ये 2023 यहाँ पे 2030 हो जाएगा, तो ये 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं तो ये सरकारी स्कूल में जो प्रौद्योगिकी है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसके स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लक्ष्य राशि कितनी है। तो पहले तो 10,000 हुआ करती थी, अब 30,000 यहाँ पे कर दिया गया, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू किया गया था। तो ये 2024 के बजट में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए बजट 2025 में कितने रुपए आवंटित किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा 90,000 करोड़ यहाँ पे आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसे बिहार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया था। तो बजट तो पहले नंबर 1 फरवरी को पेश किया गया था और उसके जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिहार के बिहटा में बनाया जाएगा। और वहीं पे ग्रीन फील्ड वाला एयरपोर्ट पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में अवस्थित है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी यहाँ पे भी रिवीजन सीरीज ही है जो कि पिछले टेस्ट का ही कवर करवाया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में विकास के लिए कुल कितने इंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 इंजन है और ये मैं आपको कवर करवा दी हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि बजट के 4 इंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, जिससे कि आपका ही रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो ये धन धान्य योजना के तहत 1.75 करोड़ किसान यहाँ पे लाभान्वित होंगे और ये टोटल 100 जिला में इसको चलाया गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीसी की लोन की राशि 3 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2025 के बजट में ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिग श्रमिकों की देखभाल के लिए किस योजना के तहत किया जाएगा। तो गिग जो श्रमिक है ना उनकी देखभाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, तो उनके तहत इनका स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण जो कि पहले 5 करोड़ हुआ करती थी तो उसको कितना बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा उसे 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ज्ञान भारत मिशन का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत कितने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने हो जाएगा, तो 120 गंतव्यों का यहाँ पे संपर्क बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में पूछा जाएगा कि एक ऐसा देश जो कि लैंडलॉक है, तो ध्यान रखिएगा ये लाओस हो जाएगा। वहीं विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए किस किले पे आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा अकबर के द्वारा चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया गया था 1567 में और इस पे अधिकार कर लिया गया था 1568 में, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है मेवाड़ के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों से निकलने वाले जो हरे रंग होते हैं और लाल रंग और पीला रंग क्रमशः किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए पटाखे से जो हरे रंग निकलते हैं ना वो बेरियम नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होते हैं, वहीं पे लाल रंग पोटेशियम के कारण होता है, वहीं पे पीला रंग जो होता है ना वो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्ष का नेता होने के लिए लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा विपक्ष का नेता अगर कोई बनना चाहते हैं ना तो लोकसभा में उनके पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। बात अगर हम लोग लोकसभा की करते हैं तो इसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है, वहीं पे राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है और संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लोकसभा से ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक जो होता है ना वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और धन विधेयक को धन विधेयक कहने का जो अधिकार होता है ना वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है जहाँ पे राज्यसभा को बस 14 दिन तक ही उनके पास पावर होता है इनको रोकने का। उसके बाद धन विधेयक जो है वो स्वतः पारित हो जाता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किसके द्वारा दक्षिण प्रायद्वीप से अलग होती है। तो ध्यान रखिएगा ये मालदा गैप या फिर मेघालय का जो पठार होता है ना उसके द्वारा ये दक्षिण भारत से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये बैडमिंटन से संबंधित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे तो रट ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में
कोई भी साधारण विधेयक होता है ना, उसको 6 मंथ तक ही रोका जाता है। वहीं पे अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो बस राज्यसभा के पास 14 दिन का शक्ति होता है कि ये धन विधेयक को रोक पाता है, और उसके बाद जो है धन विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का वर्णन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 80 में किया गया है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये 4 क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है आर्टिकल 80 के 3 के तहत। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्माण है ना, वो हो ऐसा सिद्धांत पे स्वीकार किया गया था 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था ना, वहाँ पे, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य जी के द्वारा किया गया था। वैसे 1920 का एक विशेष अधिवेशन भी होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला यहाँ पे है कि राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, हाँ इनसे इनका संबंध है। विद्यासागर का संबंध सोम प्रकाश से है। वहीं पे मोतीलाल नेहरू नहीं यहाँ पे हो जाएगा, मोतीलाल प्रसाद हो जाएगा। इन्होंने सुशील कुमार घोष के साथ मिलकर अमृत प्रचार पत्रिका इन्होंने निकाला था, और एनी बेसेंट के द्वारा ये देखिए ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए एनी बेसेंट का 2 पत्रिका है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला तो कॉमनवेल्थ ध्यान रखिएगा, और दूसरा न्यू इंडिया ध्यान रखिएगा। और स्पेक्ट्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से सबसे लंबी तटीय रेखा वाले 3 राज्य का नाम बताइए। सबसे पहले तो आप ये फिगर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत के जो 9 राज्य हैं ना, वो तट से लगते हैं। पश्चिम में तो 5 राज्य लगते हैं और पूर्व में 4 राज्य लगते हैं। पहला ध्यान रखिएगा गुजरात लगता है, दूसरा महाराष्ट्र लगता है, तीसरा यहाँ पे गोवा लगता है, चौथा कर्नाटक लगता है, 5वां ध्यान रखिएगा केरला का तट लगता है, 6ठा ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का तट लगता है, 5वां ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का तट लगता है, और 6ठा ध्यान रखिएगा उड़ीसा का तट लगता है, और 7वां ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का तट लगता है। तो पश्चिम में अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा तो गुजरात का तट हो जाएगा, और पूर्व में पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश का तट हो जाएगा, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है तो वो तमिलनाडु है। तो ये तट से संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये ताप्ती नदी पे अवस्थित है। वैसे ताप्ती नदी पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उकाई परियोजना भी अवस्थित है, और ताप्ती नदी जो है पूरा पहाड़ी से निकलती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है सूरत शहर, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंग घाटी नामक बिहार का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये चंबल नदी पे, चंबल नदी से ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम जो है ना, वो जनापाव पहाड़ी से होता है, और ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है तो वो चंबल नदी ही है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगाई हिरन नामक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा संगाई हिरन जो है ना, इनके संरक्षण के लिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का स्थापना किया गया है, जो कि मणिपुर में अवस्थित है, लोकटक झील पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बात यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क की करते हैं, तो भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है, और 106वां नेशनल पार्क कौन सा है तो ध्यान रखिएगा रायमोना नेशनल पार्क, जो कि असम में अवस्थित है। देखिए भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 11 नेशनल पार्क अवस्थित है। वहीं भी भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है तो ध्यान रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। और भारत की सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है तो ध्यान रखिएगा साउथ बेटन हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो ये सारे नेशनल पार्क से संबंधित है दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव क्या है जिस पे मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय रक्त तोड़ देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 120/80 हो जाएगा। देखिए 120/80 जो होता है ना, वो ब्लड प्रेशर का सामान्य स्थिति होता है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो इसको एक नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है। वहीं ब्लड प्रेशर अगर घटता है ना इसका मान, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो रक्तदाब होता है ना, उसको मापा किस यंत्र से जाता है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, जिससे आपका ही फायदा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के कितने युग्मों को ऑटोसोम कहा जाता है तथा पुरुष और महिला में ये इक्वली होते हैं, मतलब ये पुरुष और महिला में ये समान होते हैं। तो आपको पता होगा कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों में समान होते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑटोसोम। और एक गुणसूत्र जो होते हैं ना, इसमें मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, तो XX होता है। तो इसमें एक जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो अलग होते हैं। तो इस एक गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे आलासोम कहा जाता है। तो इस नाम को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्रों में असमानताओं के कारण कौन से दो विकार उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब भी लिंग गुणसूत्र में असमानताएं उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति में कौन से जो विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पे रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये टर्नर सिंड्रोम होता है और दूसरा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना दोस्तों, ये फीमेल में होता है, और जो क्लाई फिल्टर होता है ना, वो मेल में होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि मनुष्य में क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 46 गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि गुणसूत्र घट के 45 हो जाता है, वहीं पे क्लाई फिल्टर में क्या होता है कि गुणसूत्र बढ़ के 47 हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की लंबाई आमतौर पे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड के द्वारा डीएनए की लंबाई को निर्धारित किया जाता है। बात अगर हम लोग डीएनए की करते हैं तो इसकी खोज किया गया था फ्रीडरिक मेसर के द्वारा, और डीएनए का एक सिद्धांत है डबल हेलिक्स सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीएनए तथा आरएनए पे आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, इसी को रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दिया गया विकास का सिद्धांत हमें यह दिखाता है कि कैसे जीवन सरल से जटिल के रूप में विकसित हुआ है। तो ये सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक के नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, यहाँ पे अनुवांशिकता की यूनिट पूछा है, तो ध्यान रखिएगा जीन हो जाएगा। वहीं पे अनुवांशिक पदार्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा डीएनए हो जाएगा। ठीक है, और डीएनए होता है कहाँ पे है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, सेल जो होते हैं ना, सेल के बीच में यहाँ पे केंद्रक होते हैं। केंद्रक में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उसी पार्ट में एक क्रोमोसोम का एक भाग होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमैटिड जो होता है ना, वो डीएनए के बना होता है, और इसी डीएनए में जीन पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि डीएनए कहाँ पे होगा, तो क्रोमैटिड में हो जाएगा, और क्रोमैटिड कहाँ पे हो जाएगा, क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में जो है, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर केंद्रक में होता है, और केंद्रक कहाँ पे होता है, तो सेल में होता है। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुवांशिक के प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का यूज किया गया था। देखिए, अनुवांशिकता के पिता मेंडल को जाना जाता है, तो उन्होंने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का यूज किया था, तो ध्यान रखिएगा 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये क्या होता है ना कि ये हीमोग्लोबिन में जाके घुल जाता है, और जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, उसको ये प्रभावित करता है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्रिस्टलीय का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। अगर फोटोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इससे रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा साबुन अपमार्जक आदि में किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान किस तरल से बनता है, तो ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। और तारे और सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ना दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को बर्फ से जमाने, यहाँ पे देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है। अगर हम लोग कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग एसिटिलीन का यूज करते हैं, और वहीं पे अगर हम लोग इसे प्राकृतिक रूप से पकने के लिए छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसे एथिलीन का यूज करते हैं। एथिलीन से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा C2H4 इसका सूत्र होता है, और एथिलीन का पहचान के लिए एक टॉलेन अभिकर्मक विधि होता है। तो इसे भी ध्यान रखिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का ताप कम करने पर यह शुष्क ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस के निर्माण पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चरणबद्ध रूप से रोक लगा दिया गया था। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता कब है, तो ये 16 सितंबर 1987 में होता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। और यहाँ पे जो CFC गैस था ना, जिससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो उसके लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था, और इसीलिए 16 सितंबर को हर साल यहाँ पे ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि ओजोन दिवस का 2024 का थीम क्या है, ठीक है। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, इसमें भारत शामिल होता है 1992 में, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसमें कितने प्रतिशत मीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 80% लगभग मीथेन का यूज किया जाता है CNG में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है। तो ध्यान रखिएगा जो वाटर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 88 से लेकर 89 तक का 99 तक का होता है। तो यहाँ पे ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आपसे बॉडी में पूछा जाएगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 65% होता है। वहीं पे वायुमंडल में लगभग 21% होता है, और परपटी जो भूपरपटी होती है ना, वहाँ पे 46% होता है। तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इसे रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय परिभाषा का अवधारणा कहाँ से लाया गया। तो भारत का जो संविधान था ना, वहाँ पे पंचवर्षीय जो परिभाषा था ना, वो रूस से लाया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को संयोजित किया था। तो ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 के बीच में चलता है। यहाँ पे भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था, जिसके तहत यहाँ पे भिलाई संयंत्र, दुर्गापुर संयंत्र और राउरकेला 3 संयंत्र की स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तीनों संयंत्र कब और किस देश की हेल्प से और कहाँ पे किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका ही रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को आत्मनिर्भर तथा स्व उत्पादक उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1961 से लेकर 66 तक की चलती है। इस पंचवर्षीय योजना में इतना ज़्यादा प्रावधान कर दिया जाता है ना, इसके कारण जो है ना भारत को आत्मनिर्भर के रूप में देखा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी श्रृंखला में 20 रुपए के नोट के पीछे किसका तस्वीर होता है। देखिए 20 रुपए के नोट के पीछे जो है ना, वो एलोरा का जो गुफा है ना, उसका चित्र होता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे 10 रुपये का नोट पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका फोटो होता है। 50 रुपये पे हाथी गुफा का जो फोटो है ना, वो वाला होता है। 100 रुपये पे रानी का बाप का होता है। 200 रुपये पे सांची का होता है, और 500 रुपये पे लाल किला का यहाँ पे चित्रण किया गया है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण इरीडा का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा इरीडा का सबसे पहले तो स्थापना ध्यान रखिएगा 1999 में होता है, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम उपाय ऋणदाता कौन होता है। तो ये RBI होता है। RBI से ध्यान रखिएगा कि 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया जाता है, और भारत में मौद्रिक नीति को तय RBI के द्वारा ही किया जाता है। सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य किया जाता है, और बाकी बैंक के भी बैंकर के रूप में RBI कार्य करती है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलवे गरीब रथ किन शहरों के बीच में चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये सहरसा से अमृतसर के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनकी न्यूनतम जमा राशि कितनी थी। तो देखिए 2 बार राष्ट्रीयकरण किया जाता है। पहला तो 1969 में किया जाता है 14 बैंकों का, जहाँ पे 50 करोड़ वहाँ पे न्यूनतम राशि थी। दूसरा 1980 में किया जाता है, यहाँ पे 6 बैंकों का किया जाता है, यहाँ पे 200 करोड़ यहाँ पे न्यूनतम जमा राशि थी, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दर निर्धारित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच में होता है, तो यहाँ पे भारी उद्योग पे काफ़ी ज़्यादा विकास पे केंद्रित किया जाता है और यहीं पे जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों संयंत्रों की स्थापना भी की जाती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वोच्च योजना किस योजना को माना जाता है? ध्यान रखिएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो ये नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच संपन्न सभी आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रिकॉर्ड कौन करता है? तो उसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं, तो उससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था की वह शाखा कौन सी है जो संपूर्ण समुदाय की, चाहे वह एक राष्ट्र हो, एक क्षेत्र हो या संपूर्ण विश्व हो, आर्थिक की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करती है, उनकी संरचना और व्यवहार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये समष्टि अर्थव्यवस्था में ऐसा प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 60 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और इसके जितने भी पीडीएफ होमवर्क है ना, मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।